नमस्कार साथियों, हिंदी संसार में आपका स्वागत है। आज 10 जनवरी 2026 को आप लोगों का वर्ण, उच्चारण, स्थान, घोष, अघोष इन विषयों पर आधारित आपकी क्विज होनी है। समय अभाव में पूर्ण रूप में आज वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए आपके परीक्षा दृष्टिकोण से जो पर्याप्त चीज़ें हो जाएंगी उसका नोट्स पहले से है, मैं उस पर आप लोगों को समझा देता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो यह होगा, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप लोग इसे देख करके और फिर आज का क्विज देंगे। वर्ण क्या है? तो वर्ण या ध्वनि, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ जो है सुवर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जैसे मोहन घर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोहन, मोहन जो है वह एक शब्द है, घर एक शब्द है, से शब्द है, आता शब्द है और है भी एक शब्द है। और यह पूरा जो है मोहन घर से आता है, ये पूरा मिल करके एक वाक्य का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि वर्ण क्या। तो जैसे मोहन को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए मोहन में मौ ओकार मो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो मौ ओकार मो जो होता है उसमें देखिए मौ और ओ जुड़ा हुआ है, तो मौ में हलंत है और ओ आ गया, ठीक है। फिर ह, तो ह में हलंत और फिर अ, ये दोनों मिलकर ह बनाता है। फिर नौ, तो नौ में हलंत और अ, ये हुआ मोहन। हम लोग इसको बचपन में वर्ण विच्छेद के नाम से पढ़े थे। वर्ण विच्छेद होता है जिसमें वर्णों का विच्छेद होता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है तो उसमें भी वर्णों का ही विच्छेद होता है। लेकिन जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो उस समय हम उस चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। फिलहाल आप समझिए वर्ण विच्छेद। तो मोहन घर से आता है, तो मोहन का वर्ण विच्छेद हो गया। मौ में हलंत जोड़ मौ में हलंत जोड़ ओ जोड़ ह में हलंत जोड़ अ जोड़ नौ में हलंत जोड़ अ, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमने लिखा कि मोहन घर से आता है, तो यह वाक्य हुआ। वाक्य का छोटा टुकड़ा हो जाता है शब्द मोहन घर से आता और है। और उससे भी जब हम शब्दों का जब टुकड़ा करते हैं तो वह वर्ण के रूप में टूटता है। वर्ण के रूप में टूट जाने के बाद उसका फिर हम कोई उससे छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा मौ में हलंत है, जो जिसको आप आधा मौ कह सकते हो, जो बिना, चूंकि जो भी व्यंजन है तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं जो बोला जाता है, तो उसमें स्वर का अंश होता ही है। इसीलिए जो है सो बिना स्वर के वह जो है सो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसमें हलंत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आधा मौ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम अपूर्ण बोल सकते हैं। तो मोहन, ठीक है। तो ये जो मौ में हलंत है, ओ है, ह में हलंत है, अ है, ये सब क्या है? यह सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ठीक है, जिससे शब्द बनता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब आ जाइए वर्ण के प्रकार। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आ जाइए कि ह्रस्व जो स्वर है उसमें तीन प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जैसे कि ह्रस्व स्वर में क्या है कि हम लोग बोलते हैं अ आ ई उ। तो जो छोटी मात्रा वाली है, जैसे अ, तो अ हो गया ह्रस्व स्वर और आ हो गया दीर्घ स्वर। अ हो गया ह्रस्व स्वर और आ हो गया दीर्घ स्वर। ई हो गया ह्रस्व स्वर और दीर्घ ई हो गया दीर्घ स्वर। उ हो गया ह्रस्व स्वर और ऊ हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। इस तरह से री हो गया ह्रस्व स्वर और ए ऐ ये हो गया आपको दीर्घ स्वर। ओ औ ये भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में है, जैसे हम लोग बोलते हैं राम राम, ऐसे जो एक लंबा सा जो टेर
खिंच जाता है, ये आपको उच्चारण जो है ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। आप लोग विशेष रूप से अभी ध्यान दें कि ह्रस्व स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वैसे जनरली 2 ही माना जाता है, लेकिन फिर भी स्वर वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यही दोनों मिला करके आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसी की गिनती हमारे पास आती है, प्लुत स्वर पीछे छूट जाता है। तो आइए अच्छा दूसरा देखिए यहाँ पे कि x 2x और 3x सबने लिखा है। इसका मतलब समझिए कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, मान लीजिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में x समय लगता है, ठीक है, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2x समय लगेगा और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3x समय लगेगा। यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में तो उससे भी अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है, ठीक है। अब हम प्रवेश करते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण में ये जो क वर्ग हैं, जिसमें क, ख, ग, घ और अंगा आते हैं, ठीक है, ये जो क वर्ग हैं, ठीक है, फिर ये च वर्ग हुआ, फिर ये ट वर्ग हुआ, ये त वर्ग हुआ और ये प वर्ग हुआ। अब ये जो क वर्ग हैं, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। अब जब भी क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग जब भी आप बोलते हैं तो आप उच्चारण करके देखिए इसका आवाज़ कहाँ से आता है, तो कंठ से आता है। तो जो कंठ से जो उच्चारण होता है उसको हम उच्चारण स्थान उसका कंठ हो गया और उसको हम कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब च, छ, ज, झ, य, जब आप च, छ, ज, झ बोलते हैं तो आप ध्यान दें कि आपका जीभ मुख विवरण में आपका जीभ जिस जगह पे टकराता है वह जगह तालु कहलाता है, ठीक है। च, छ, ज, झ, य, तो जहाँ पे आपका जीभ टकरा रहा है उसको तालु कहते हैं, और इस कारण से इस तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब आ जाइए अगला ट, ठ, ड, ढ, ढ। आप देखते होंगे कि जब भी ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं तो आपका जीभ जो है सो मुड़ जाता है ऊपर की ओर, और जहाँ जीभ मुड़ करके जिस जगह पे टकराता है उस जगह को मूर्धा कहते हैं। और चूंकि मूर्धा जीभ का मूर्धा से टकराने के कारण इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब आ जाते हैं दांत। तो जब आप बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो आप महसूस करते हैं कि जीभ जो है आपका दांत के अग्रभाग में जड़ में जाकर के टकराता है, तभी जाके त, थ, द, ध, न का उच्चारण हो पाता है। अगर जीभ आपका वहाँ पे नहीं टकराएगा तो सही रूप में त, थ, द, ध, न का उच्चारण नहीं हो पाएगा। जीभ दांत से टकरा करके त, थ, द, ध, न का उच्चारण करती है, इसलिए इसको दंत्य वर्ण कहते हैं। अब आ जाते हैं प, फ, ब, भ, म। जब भी आप प, फ, ब, भ बोलते हैं तो आपका ऊपर और नीचे का होठ सटता है, ठीक है, और अगर नहीं सटेगा तो प, फ, ब, म का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि पवर्ग का उच्चारण नहीं होगा। तो इसको हम, चूंकि यह ओठों के सटने से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो ये जो क वर्ग में 5 हैं अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5 अक्षर, त वर्ग में 5 अक्षर और प वर्ग में 5 अक्षर, ये कुल मिलाकर के आपके हो गए 25 अक्षर। ये जो 25 वर्ण हैं, अक्षर जो 25 वर्ण हैं, इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अब आ जाइए, स्पर्श व्यंजन आपका हो गया 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ये हो गया आपका 25। उसके बाद हिंदी व्याकरण में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है बाबू? तो य, र, ल, व, यह जो है सो अंतस्थ व्यंजन है। फिर उष्म व्यंजन श, श, स। अब आप लोग इसको बोलते हैं तालव्य श, इस तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श और इसको बोलते हैं दंत श। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि इसको तालव्य श बोलेंगे, अगले वाले को मूर्धन्य श, उसको दंत श। वास्तव में क्या है कि जब आपका जीभ
तालु से टकराता है और उसके बाद जो श का उच्चारण होता है उसको हम तालव्य श कहते हैं। और बचपन में तो अब श पढ़ाना मुश्किल था, इसीलिए आपको तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श पढ़ाया गया। लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग यही है कि जो तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालव्य श, जिसका मूर्धा से उच्चारण होता है उसको मूर्धन्य श, और जिसका दांत से उच्चारण होता है उसको दंत श कहते हैं। अब आप देखिए, जैसे तालव्य श की आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक शब्द बनता है शरीफा, ठीक है, शरीफा। दूसरा शब्द बनता है षटकोण, एक तीसरा शब्द बनता है सरोज। अब आप देखिए तीनों शब्द का उच्चारण कीजिए, शरीफा, षटकोण और सरोज। तीनों में देखिएगा कि आपका जीभ अलग अलग जगह पर टकराता है, तो यह आपका तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंत श है, ठीक है। तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और ह, ये जो 4 अक्षर हैं, इस चारों अक्षर को हम लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 25 और ऊष्म व्यंजन भी 4, ठीक है। तो अब संयुक्त व्यंजन, तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब क्ष जो है, क और श ये दोनों मिलकर के क्ष बना है, त्र, त और र मिलकर के त्र बना है, ज्ञ, ज्य और य मिलकर ज्ञ बना है, और श्र, तालव्य श और र मिलकर के श्र बना है। तो ये चूंकि संयुक्त अक्षरों के मेल से बने, 2 अक्षरों के मेल संयुक्त होने से बने हैं, इसलिए उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं और यह संयुक्त व्यंजन हुआ, ठीक है। अब आ जाइए आगत ध्वनि और अयोगवाह। तो आगत ध्वनि को आप छोड़ दीजिए, ये आगत ध्वनि का दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। आ जाइए अयोगवाह। अयोगवाह जो आपके जो अ आ के बाद जो अंत में जो अंग और अ आता है, इसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए, यह जो पेज है, यह पन्ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से आप स्मरित कर लीजिए कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और अयोगवाह 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आएंगे। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ठीक है। और फिर उस व्यंजन में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, और फिर संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि य, र, ल, व का पूरा नीचे आ गया। तो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अयोगवाह में अंग और अह आएगा। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं घोष और अघोष की, ठीक है। तो घोष और अघोष में अब ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो वर्णों की कुल संख्या जो 52 होता है, ठीक है, तो उस जिसमें से आपका 11 स्वर वर्ण हो जाता है और बाद बाकी जो है सो आपका व्यंजन वर्ण आ जाएगा। 11 और 41 कुल मिलाकर के 52। तो 11 हो गया आपका स्वर वर्ण और 41 हो गया व्यंजन वर्ण। तो उसमें से हमने देखा कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये सभी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से आ जाइए, उस पर हम बात करते हैं घोष और अघोष के बारे में। तो जितने भी ये आप देख रहे हैं कि ये आपका कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है और ये पवर्ग है। यहाँ हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब इसमें देखिए, जो क, ख यानी पहला और दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम जो 2 वर्ण होंगे, प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम 2 वर्ण होंगे वो आपको अघोष कहलाएंगे। अब जैसे देखिए कि इसमें क्या आता है, इसमें क, इसमें ख। फिर अगले वर्ग में चलते हैं, च, छ, फिर अगले वर्ग में ट, ठ, फिर अगले वर्ग में त, थ, फिर अगले वर्ग में प और फ। ये जो आपके आए कि प्रत्येक वर्ग के जो 2 प्रथम वर्ण जो हुए, इसको हम लोग कहते हैं अघोष। और प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे, चौथे और 5वें हुए, जैसे कि तीसरा, चौथा, 5वां, यानी ग, घ, अंग, ये हमने लिखा ग, घ, अंग। फिर देखिए ज, झ, ज, झ, य, नीचे आ जाइए, ज, झ, य। फिर देखिए ड, ढ, र, ड, ढ, र, फिर द, ध, न, द, ध, न, फिर ब, भ, म, ब, भ, म। ये सब क्या है, घोष, ठीक है। साथ ही
य र ल व ह औ अ से लेकर के औ तक। य र ल व ह और अ से लेकर के औ तक ये कुल जो है सो ये घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने पढ़ा वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में, उसके साथ साथ वर्ण के प्रकार के बारे में। स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 41 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हमने पढ़ा, फिर व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा, कवर्ण के बारे में ये उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा, और फिर ये आपको संख्या बड़ा अच्छा इस तरीके से बताया गया। और पुनः अघोष और घोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि अघोष में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा, और घोष में क्या होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, और फिर साथ में अ से लेकर के औ तक और य र ल व, ये सब भी हमने देखा। ठीक है, तो अब आ जाइए एक नया टॉपिक जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के हम लोगों ने अभी घोष और अघोष को देखा था। इसी चार्ट के आधार पर हम लोग प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण को भी समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अघोष में 1 और 2, ठीक है, 1 2 और घोष में 3 4 5, तो इस आधार पे आइए कि जो अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क हो गया पहला, ग हो गया तीसरा, है ना, आप देख रहे होंगे ये क, ये ग और अंतिम में व, अंग। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, फिर उसके बाद पहला च ज य, फिर ट ड ण, फिर त द न, और फिर प ब और म। तो ये आपका हो गया अल्प प्राण। इसके साथ साथ इसमें जो अंतस्थ व्यंजन आपने ऊपर पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन, ये य र ल और व, यह भी जो है सो अल्प प्राण में आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल और व, ये जो पूरा परिवार हुआ, ये पूरा परिवार किसका है? अल्प प्राण का। यह अल्प प्राण का परिवार हुआ। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि पहला में देखिए क ग और अंग यहाँ आ गया है, तो इसमें से दूसरा चौथा क्या बचा? ख और घ। ठीक है, फिर उसके बाद छ और झ, फिर ठ और ढ, फिर थ और ध, और फिर फ और भ। ये हो गया महाप्राण। इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आए थे आप ऊपर पढ़े हैं? श श स ह, तो श स
सौ और ह। ठीक है, ये सब आपका आ गया महाप्राण के अंतर्गत। ये महाप्राण का परिवार हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना वर्ण के बारे में, वर्ण के प्रकार के बारे में, उसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में, फिर हमने जाना स्पर्श व्यंजन, स्तंत व्यंजन, ये पूरा व्यंजन का समरी है, और फिर उसके बाद घोष, अघोष, और फिर हमने जाना अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, सारांशतः अल्प प्राण महाप्राण को आप फिर से एक बार अंतिम बार देख लीजिए। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक है, समरी के रूप में देख लीजिए। अल्प प्राण में आपने पढ़ा 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन। इसमें किसी भी वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ण, और साथ में क्या, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, महाप्राण में आपने क्या पढ़ा, 2, 4 और फिर उसमें व्यंजन, है ना। तो 2, 4 प्लस उष्म व्यंजन। फिर घोष के लिए आ जाइए। घोष के लिए आपने देखा था, घोष के लिए 3, 4, 5। ठीक है, घोष के लिए 3, 4, 5 और अ से लेकर के औ तक। ठीक है, फिर अच्छा, इसमें जो है सो यौड़ लौव को भी हाँ शामिल किया गया था। और आप जानते हैं कि यौड़ लौव और ह जो किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में। यौड़ लौव और ह आ जाता है कहाँ पे, उसमें व्यंजन से। तो इसमें लिख दीजिए घोष में अंतस्थ व्यंजन भी, और उसके बाद उसके साथ साथ ह भी। और अघोष में पहला, दूसरा, पहला और दूसरा अघोष में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं, पहला दूसरा यानी कि क ख च छ ट ठ त थ प फ। और ये जो है सो आपका उष्म व्यंजन का भी पार्ट है। तो उष्म व्यंजन में तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह भी आता है। आप देखेंगे यहाँ पे तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह भी आता है, लेकिन ह जो है सो आपका चला गया कहाँ पे, तो घोष में। तो बाद बाकी रह गया आपको तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये तीनों यहाँ रह गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। मैं आज मजबूरी में बताए गए नोट्स पे ही मैंने आपका वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ों से मतलब है। ठीक है, और आपके लिए यही बहुत सुलभ यही है कि अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपके पढ़ाने का या बताने का जो साधन है वह कुछ भी हो वह मायने नहीं रखता है। जो आप अर्जित करते हैं उसी ज्ञान का महत्व है। तो आइए हम लोग पूर्णतः अपने परीक्षा पर फोकस करें, और जो इससे आपने सीखा है उसको अध्ययन करके आज के क्विज में बेहतर अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद।